झूठ बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बयानिया खत्म हो जाता है रियासत के पास, तो फिर वो इसी तरह के हथकंडे जो है वो अपनाता है। वही सोशल मीडिया फायरवॉल, ट्विटर को बैन करना, ये सब उसी की एक कंटिन्यूटी है जो आप देख रहे हैं। फायरवॉल लाई जा रही है, वो सिर्फ इन्हीं मकासद के लिए लाई जा रही है कि जो डिसेंट है, जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल तो कर लिया, वहां से तो वो डिसेंट आपने निकाल लिया। सारी आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग अगर आप देखेंगे, नॉट जस्ट पीटीआई, उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम से हट के जो आपके पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर मोबिलाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सका कि हमारे पास उस तरह के ध्रुव राठी, वैसा समरीश या रविश कुमार के जिन्होंने कोई अपने हिस्से का काम तो किया, और ऐसा भी नहीं लगा वो किसी पार्टी की नुमाइंदगी करें। इंडियन मीडिया में राइट विंग का एक गलबा है, लेकिन वो पॉलिटिकल राइट विंग का गलबा है। तो जब उसको चैलेंज किया जाता है तो वो भी पॉलिटिकल अंदाज में किया जाता है। रविश कुमार जैसे सहाफी हो गए, या ये इंटरनेट पर्सनैलिटीज हो गई, समरीश भाटिया या ध्रुव राठी, वो एक नैरेटिव दे रहे हैं। वो उसको काउंटर जब करते हैं तो वो एक डायलॉग के थ्रू काउंटर करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि आपके मीडिया के ऊपर एक नॉन पॉलिटिकल फोर्स, एक डिक्टेटोरियल फोर्स का कब्जा है। पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में ऐसे कौन से डेफेमेशन लॉज नहीं थे जो उनको ये लॉ लाने की जरूरत पड़ी? और ये फिर किस किस्म की हरकत है कि जी जज भी हम लगाएंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे। आप एक तरह से पार्टी भी हैं और आप जो अपॉइंट भी कर रहे हैं जजेस को। न सिर्फ ये, बल्कि जो डेफिनेशंस उन्होंने जर्नलिज्म की और न्यूज़पेपर की दी हैं, मतलब हमने डिग्रियां ले लेवा के इसके अंदर हम आगे, हमने कहा यार ये डेफिनेशन तो हमने भी नहीं पढ़ी थी जर्नलिज्म की या न्यूज़पेपर की। जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट ही होता है, समाज की कॉन्शियसनेस रेज कर रहे हैं। आप न्यूज रूम में बैठ के कर रहे हैं और एक शख्स न्यूज रूम के बाहर कर रहा है, लेकिन आप दोनों की कोई ना कोई सोच है ना, आप दोनों का कोई ना कोई एजेंडा है। हमारा एक्टिविज्म हमारे काम में नजर आना शुरू हो गया तो एक दाखिली तजाद नहीं पैदा हो जाएगा हमारे अपने प्रोफेशन के साथ? ये बात ही गलत है। रियासत का बयानिया तो हर जगह है, आपने तो वो बयानिया हाईलाइट करना है कि जो हर जगह नहीं है। आप साफ ही निकलते हैं तो घर की कोई दावत हो, कोई शादी हो, तो लोग आपको आपकी ये बताते हैं यार मीडिया तो झूठ ही बोलता है। तो उस जमाने में मैं केयू के पूरे कैंपस पे एक वाहिद मेंबर होती थी एनएसएफ की पूरे केयू में मैं वाहिद होती थी, और जाहिर है खातून भी थी, तो उन्होंने कहा यार ये क्या है। मुझे भी आके कहते थे, मेरा एडवांटेज था कि मैं खातून थी तो वो उस तरह वायलेंट मेरे साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन बाहर थ्रेट व्रेट वो कर लेते थे। एपी के दोस्त थे जमीयत वाले सारे ना, चाहे दोस्त ही है, तो ये खवातीन का एहतराम करते थे। ये तो बिल्कुल है बात लड़कों को नहीं छोड़ते थे। किसी को शिकायत हो गई, मारपीट दिया, ये करते हैं खवातीन का एहतराम। यही बात है, सियासत जो है ना वो है ही ऐसी जो आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। मेन स्ट्रीम में रेलिवेंट नहीं रहते तो आप आपस में सियासत करना शुरू हो जाते हैं। ये लेफ्ट विंग के साथ एक बड़ी बदकिस्मती हुई। मतलब जोक्स भी है ना बहुत ज्यादा आप लोग है बिल्कुल। जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। उरूज औरंगजेब उनका नाम था। उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, उसको उन्होंने एक नारे की तरह जो है वो लगाया था, वो बड़ा मशहूर हुआ था। हम भी करते थे जब अपना कोई प्रोग्राम होता था तो हम भी इस तरह के नारे लगाते थे, बल्कि आज भी कहीं लगेंगे तो शायद सबसे जोर से हमारी आवाज आएगी। बहुत से लोगों ने मुझसे भी आके पूछा कि यार तुम लोग उस जमाने में ये बात किया करते थे, यार अब समझ आ रही है कि क्या कहते हैं। चलो यार देर आए दुरुस्त आए। उन सब ने भी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली होगी ना, पहले नहीं पढ़ी होगी। फलस्तीन वाला जो मामला है उसने इतनी सारी डिबेट्स खोल दी जो हमारी रियासत का रोजमर्रा है ना, वो मगरबी रियासतों में अब हुआ है। आपके पास नैरेटिव खत्म हो रहा है, आपकी हिपोक्रेसी इतनी खुल के सामने आ जाए कि अब आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप वायलेंस का इस्तेमाल करें। जो पूरी कॉलोनाइजेशन की डिबेट है वो दोबारा सामने है। मलाला कौन है, क्या है, वो सबको पता है। ये सवाल जुड़ता है फिर जाके हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ। कहाँ है सिविल सोसाइटी हमारी, कहाँ है हमारी फेमिनिस्ट ग्रुप्स? रिसेंटली एक मार्च हुई थी यूएस एम्बेसी तक, या तो जमात इस्लामी ने कॉल दी थी या फिर औरत मार्च ने दी थी, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी यूएस एम्बेसी पे प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी। मसला सारा ये है कि वो बेचारे जो भी कर लेना, वो हर कोई उनसे यही सवाल करता रहता है कि यार इस सवाल पे आप क्यों नहीं बोले, उस सवाल पे आप क्यों नहीं बोले। बिल्कुल मलाला की जो खामोशी रही है उसके ऊपर भी बात करने में उनका बहुत, फातिमा भुट्टो का बड़ा, फारूक का बहुत बड़ा, मतलब बड़े अच्छे स्टेटमेंट, बहुत लॉजिकल, बहुत पावरफुल, और मैं तो बड़ा उनको फैन हो गया। वेस्टर्न फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा तनकीद हुई है कि आपको अंदाज में कपड़े पहनी हुई खातून तो आपको खातून लगती है, लेकिन वो खातून अगर चादर ले ले या अपना या हिजाब कर ले तो वो आपको लगता है वो औरत नहीं है। ये बाकायदा अपार्थाइड है कि एक तबके का बच्चा एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है और दूसरे तबके का जो है उसने स्कूल की कभी शक्ल नहीं देखी। ये क्लास अपार्थाइड है और इसके खिलाफ अगर आप बात नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज आपके सामने है इस मुल्क का
का क्या हाल है। और आज भी अगर हम उन सवालात के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे कि जिन पे शायद हमने 75 साल पहले बात की होती, तो शायद आज हम कहीं और खड़े होते। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून से एक न्यूज़ एडिटर मौजूद हैं जिनका नाम फातिमा जैदी है। फातिमा के साथ मैंने द न्यूज़ में और ट्रिब्यून में भी काम किया है। आज हम फातिमा से कुछ मौज़ूआत पे बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले जो आजकल एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान में एक ऐसी फायर वॉल लगाई जा रही है कि जिससे सोशल मीडिया को मज़ीद कंट्रोल किया जाएगा। अब आया ये ख़बर दुरुस्त है या नहीं है, इस पर अपनी जगह पे बहस चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रियलिटी होती है तभी उससे ख़बर एक जन्म लेती है और फिर उस पर एक डिस्कोर्स बनता है। तो हम फातिमा से जानने की कोशिश करेंगे दीगर मौज़ूआत के साथ कि जो फायर वॉल का मसला है ये है क्या, क्योंकि लगता है ऐसा है कि जिन लोगों ने, जिस रियासत ने हमारी हिफाजत करनी थी आवाम की, वो अपनी हिफाजत के लिए एक फायर वॉल लगा रहे हैं। तो ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग मुल्क है हमारा नहीं कि बिल्कुल, ये जो बड़ा हमारे मेरे ख्याल मुहाफिज हैं से वो अपनी हिफाजत के लिए एक फायर वॉल लगा रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने जो है वो इसको बयान किया है। मामला यही है कि बात अब यहाँ तक आ पहुँची है कि जो मुहाफिज थे उनको लग रहा है कि अब उन्हें खुद ही जो है वो बयानियों से जो है वो अब हिफाजत की ज़रूरत है। तो बड़े अफसोस का मुकाम है। जहाँ तक ये बात है कि ये लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं या लग गई है, वो अभी बहुत ज़्यादा से कहते हैं कि वाज़ेह कोई नहीं है। बहुत हाँ वाज़ेह नहीं है। कोई इसके ऊपर आपको कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिल रही जिसमें ये बात हो कि अगर लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं, मतलब उसको एक डिफ़ाइन करना। लेकिन ये भी देयर इज़, वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस। तो ये चीज़ें हमने अक्सर देखा है और जब भी की जाती हैं, कोई भी रियासत, पाकिस्तानी रियासत ने पहले भी किया है, बाकी ममालिक ने भी, वो भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो ये सारे मामलात जो हैं वो वेग रखें, क्योंकि जितनी आप क्लैरिटी देंगे ज़ाहिर है उतना ही जो है वो लोग उसके ऊपर बात करेंगे, उसको चैलेंज किया जा सकेगा। तो आखिर वक्त तक जो है वो चीज़ें ऐसी ही रखी जाती हैं और फिर आप देखते हैं कि एकदम से जो है वो जो पंजाब डेफेमेशन बिल है देखें यार, उसके ऊपर भी एक थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन जो है वो असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा और वो बिल जो है वो ऐसे बुलडोज कर दिया जाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा। तो उसमें सोशल पीपल्स मीडिया, पार्टी का जो रोल है वो बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि ना वो जैसे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं थे, नहीं नहीं हम तो थे, और सारे काम भी हो जाते हैं बीच के अंदर। बस अब यही मामलात हैं। मतलब अब बात सारी ये है कि जो भी सियासी पार्टियां हैं पाकिस्तान में, जब लॉ पास होने होते हैं तब सारे गवर्नर छुट्टी पे चले हाँ जाता है तब और सब हो जाता है। स्पीकर जिसने साइन कर देता है। बिल्कुल, जो बजट कल पास हुआ वो भी हमारे सामने ही है। उन्होंने पहले वॉकआउट किया, फिर वो आ गए, फिर आके उसको पास आई भी थिंक करवा पीपल्स दिया। पार्टी शुड टेक अ क्लियर स्टैंड, टेक अ क्लियर लाइन कि भाई आप किस तरफ है लाइन की, तो दोनों तरफ खेलने वाला मसला है ना। बहरहाल अच्छा, अभी हम पंजाब असम्बली वाले वो लॉ पे आते हैं कि पहली बात जो हम करना चाह रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान में एक मसला दूसरा भी है। एक तो रियासत के मसाइल हैं, वो तो हमें पता ही है, और ज़ाहिर है कि हम एक हद तक ही बात करना चाहते हैं उसमें, और हम कोई रेड लाइन, जिसे पता नहीं कौन सी रेड लाइन होती है, वो क्रॉस नहीं करना चाहते, वो हमें भी नहीं पता। लेकिन उसमें ये एक मसला है कि अगर आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें ना अगर, तो ऐसा लगता है कि सबने एको चैम्बर्स बनाए हुए हैं कि एक पार्टी आजकल दे रहे एताब है पीटीआई। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे ना सोशल मीडिया उसको डिफेंड करने के लिए और उसको कुछ बनाने के लिए काफ़ी एक्टिव है, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो लोगों के मसाइल हैं ना, वो हमारे यहाँ उस तरह से सोशल मीडिया पे एड्रेस नहीं हो पाते जिस तरह से हम इंडिया में देखें। अब आपको पता है कि वहाँ पर ना एक समधीश, जिन्होंने एक नया ही जॉनरा लगता है बना दिया है, वो कॉमेडी के साथ बिल्कुल। जर्नलिज्म मिला के और ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं और ऐसे ऐसे सवालात कर लेते हैं जो संजीदा जर्नलिज्म में नहीं हो पा रहे। या वहाँ पे रविश कुमार हैं, या फॉर दैट मैटर वहाँ पे ध्रुव राठी ने जिस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट किया इंडिया के इलेक्शन पे, हालांकि उस पर लोग बहस कर रहे हैं कि वो कितना टेंजिबल है, कि क्या मामला था। ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सका कि हमारे पास उस तरह का एक ध्रुव राठी, वैसा समदीश या रविश कुमार के, जिन्होंने वाकई में पूरी जो नेशन है उनकी पल्स को पकड़ के कोई ना कोई अपने हिस्से का काम तो किया, और ऐसा भी नहीं लगा वो किसी एक पार्टी की नुमाइंदगी करें। जिस तरह हमारे यहाँ है कि सोशल मीडिया बहुत ही प्रो पीटीआई सा लगता है और एंटी पीटीआई है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान, मैं पर्सनली समझती हूँ कि अब चीज़ें जो हैं वो इस नहज तक पहुँच चुकी हैं इंडिया में कि अब आपका उनसे कोई कंपैरिजन जो है वो वैसे बनता नहीं। वो इकोनॉमिकली वो एक इतनी बड़ी पावर बन गया है कि उसका जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसकी इकोनॉमी, उसका जो सोशल इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। और उसके मुकाबले में जब आप पाकिस्तान में देखते हैं तो आप
को लगता है आप पीछे गए हैं। मतलब बहरहाल इसमें ये कहने की बात नहीं है कि इंडिया जो है उसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही कुछ अच्छा है या सब कुछ सही हो रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में देखिए, इंडियन मीडिया में राइट विंग का एक गलबा है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल राइट विंग का गलबा है। तो जब उसको चैलेंज किया जाता है तो वो भी एक पॉलिटिकल अंदाज में किया जाता है। तो रवीश कुमार जैसे सहाफ़ी हो गए या ये इंटरनेट पर्सनालिटीज़ हो गई, समदीश भाटिया या ध्रुव राठी जिनका आपने नाम लिया, वो एक नैरेटिव दे रहे हैं, ठीक है ना। वो उसको काउंटर जब करते हैं तो वो एक डायलॉग के थ्रू काउंटर करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि आपके मीडिया के ऊपर जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल फोर्स, एक डिक्टेटोरियल फोर्स का जो है वो कब्जा है। तो आपकी जो स्पेस है वो और भी लिमिटेड हो जाती है। उसमें थोड़ी सी भी बात करना, अभी आपने खुद कहा कि रेड लाइंस है, वो हमें अब हमें ही नहीं पता कि रेड लाइंस कौन सी हैं कौन सी नहीं है। हम भी एक कन्फ्यूजन में रहते हैं एज एडिटर्स। अक्सर चीज़ों पे हम परेशान हो जाते हैं कि यार इस पे क्या एडिटोरियल लाइन लें। फिर हम जाते हैं अपने सीनियर एडिटर से जाके बात करते हैं, फिर उनको बता देते हैं कि सुने हमने ये लाइन ली है, अब आप देख लीजिएगा कहीं आपको बता रहे हैं हम कि आप अपने नोटिस में रखें। तो आपके यहाँ तो सिचुएशन जो है वो अब इस हद तक आ गई है। दूसरा जो एक और मसला है वो लीगल फ्रेमवर्क, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव है। कोई भी गवर्नमेंट आती है, अभी हमने सोशल मीडिया फायरवॉल की बात की, पंजाब डेफेमेशन लॉ की बात की, इससे पहले पीटीआई की हुकूमत में पीका आया था, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। तो कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो चाहे हमें जितनी एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट लगती है, वो जब जैसी पावर में आती है वो फिर आपको नज़र आती है उन्हीं नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की पावर को कंसोलिडेट करते हुए, लीगली पॉलिटिकली जो भी पॉलिसीज़ वो लेके आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला जो है ना वो अब सहाफ़ियों के लिए हो गया है। और इसमें एक और चीज़ जो है वो आपके मीडिया के इदारे हैं कि इतने सहाफ़ियों के ऊपर अटैक्स हुए हैं। मतलब ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ टू प्रैक्टिस जर्नलिज्म इन। लेकिन आप देखेंगे जिन इदारों के वो सहाफ़ी होते हैं वो इदारे खुद नहीं खड़े होते। यूजुअली होता ये है कि वो फैमिली जो होगी सहाफ़ी की, उसके दोस्त होंगे, उसके घर वाले होंगे, वो कोई जाके केस फाइल कोलीग्स खड़े हो जाएंगे, कोलीग्स खड़े हो जाएंगे, सीनियर खड़ा हो जाएगा आपके साथ, आपका एडिटर खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो इदारा नहीं खड़ा जो होगा। यूनियन है जर्नलिस्ट की वो बिल्कुल टूथलेस हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर है एक होता है ना एक कलेक्टिव, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव होना या कलेक्टिव पावर होना, वो चीज़ें आपके पास, आपके सहाफ़ियों के पास अब नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बहुत छोटी मीडिया इंडस्ट्री है। आप 3 से 4 आपको बड़े मीडिया के इदारे मिलेंगे, वो भी जो है वो ज़ाहिर वेल्दी मतलब ओनर्स हैं वो उनके अंडर है। वो ओनर्स जो हैं ज़ाहिर उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स होती हैं, उनके जो बिज़नेस इंटरेस्ट्स हैं वो सेफगार्ड होते हैं उस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जिसमें हम और आप रह रहे हैं, जिसमें उनका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन द एंड होता ये है कि जिनको कॉल आउट करना होता है, जिनकी जो पावरफुल हैं, जिनके बारे में बात होनी होती है, उन्हीं के इंटरेस्ट जो हैं वो हमारे मीडिया के इदारे सेफगार्ड करते हुए आपको पाए जाते हैं। तो उसमें जो एक इनफरादी तौर पे एक सहाफ़ी बैठा हुआ है, उसके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। ये तो मुकदमा आपका बिल्कुल ठीक है ना, मैं अग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है ना कि एक ऐसी सहाफ़त का, एक ऐसी रिपोर्टिंग का या एक ऐसे एनालिसिस का जो सोशल मीडिया पे होता है, और पाकिस्तान से कुछ आवाज़ें ऐसी उठती हैं कि तो हमें लगता है कि जेन्युइनली जो पीपल्स वॉइसेस हैं। आपको लगता है कि हमारे सोशल मीडिया के सीन में ऐसे लोग हैं? यकीनन हैं, हम उनका इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से इंडिया में इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, जिन लोगों का जिक्र किया हमने, पाकिस्तान में कौन लोग हैं? क्लेम तो ज़ाहिर है ट्विटर पे लोग कर नहीं रहे हैं आजकल कि मैं ध्रुव राठी हूँ, वो कहता नहीं, मैं समदीश हूँ, वो कहता नहीं, मैं रवीश कुमार हूँ। लेकिन हाउ डू यू सी इट, क्योंकि आपने डिजिटल सीन को बहुत क्लोजली देखा है हमारे मीडिया का। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नहीं है आवाज़ें हैं। इनफैक्ट आई थिंक सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म ऐसा बचा है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के पास कि जिस पे रिलेटिवली जो है ना वो बात हो जाती है। इनफैक्ट अब तो आप देखें तो सारा डिस्कोर्स जो है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वो सब सोशल मीडिया ही पे बन रहा है। लेकिन जाहिर है एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है इंडिया पाकिस्तान में वो इकोनॉमी का है। ठीक है, आपके यहाँ
जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं ना, तो आप क्या एक एक फर्द जो है ना वो क्रिएटिव होना अफोर्ड कर सकता है, वो इनोवेटिव होना अफोर्ड कर ये सकता अच्छा है। लगता है। लेकिन पाकिस्तान में वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे छोटी सी बात ऐड करूँगी तो हमारे व्यू पर क्लिक रेट जो है हमारा, कि जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं लोग, तो पाकिस्तान का रेट बहुत कम है इंडिया बिल्कुल के मुकाबले में। तो वहाँ के बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर के पास कम से कम ये एक अच्छी चीज़ है, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान दे हैव अ गुड इनकम रेट। वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है ये, बिल्कुल बहुत बुरे रेट्स हैं ये हमारे। बहुत बड़ा मसला है कि जब ज़ाहिर सहाफ़ी जाके जो है वो जब बात भी करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि जो होंगी बिल्कुल मतलब रेलिवेंट होती हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसके ऊपर उनको कोई व्यूवरशिप नहीं मिल रही होती, क्योंकि जिस तरह आपने वो जो एल्गोरिदम है उसकी जो मोनेटाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा मतलब आप इतनी ज़्यादा वो आपके फेवर से मतलब चीज़ें बिल्कुल ही आउट हैं कि आपकी इकोनॉमी कुछ है ही नहीं। क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना है पूरा काम है, ज़ाहिर है कि उसके अंदर आपको वक्त भी इन्वेस्ट करना है, उसमें आपको कुछ ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट करनी होती है। लेकिन इसके साथ एक और मसला भी तो है ना कि हमारे एको चैम्बर्स बड़े अजीब अजीब एको चैम्बर्स हैं सोशल मीडिया पे, और हर आदमी उस एको चैम्बर के अंदर खुश है। और अब मेरे ख्याल से रियासत चाहती है कि अपना एक बड़ा सा एको चैम्बर बनाए और सारे छोटे छोटे एको चैम्बर बस उसी के करके अंदर फायर आ वॉल में आ जाए। जाए वो। बिल्कुल तो ये मतलब चाहे हम बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं पाकिस्तान का, इसलिए तनकीद भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बाकी जो हमारे जैसे ममालिक हैं और तीसरे दर्जे के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो वहाँ की भी यही सूरत हाल है सोशल मीडिया की? मैंने कोई देखिए रिसर्च तो उस तरह से नहीं की है कि मैं कोई एकेडमिक इसके ऊपर बात कर सकूं, लेकिन यूजुअली अगर आप देखेंगे तो जो सेमी कॉलोनियल स्टेट्स हैं, जो सेमी फ्यूडल स्टेट्स हैं, उसके उनके अंदर यूजुअली इसी तरह का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या मीडिया का इन्वायरमेंट जो है पाया जाता है। तो मेरा अगर मैं एक मतलब एक जनरलाइजेशन एक एजुकेटेड गेस अगर मैं करूं तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड या एक डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपको ये मसले मसाइल नज़र आएंगे। ये चीज़ें जो है वो होती हैं। बाकी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अब वो क्या अवामिल हैं, कौन सी स्टेट के क्या हैं। आप देखते हैं यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को एनालिसिस अजीब अजीब थंबनेल्स के साथ? नहीं देखने, आप खबरें पढ़ती हैं। जाहिर है हम मेन स्ट्रीम मीडिया से हमारा ताल्लुक है तो अच्छा, हम मेन स्ट्रीम से भी अब एक बड़ा लोगों को मसला हो गया, वो कहते हैं लेगेसी मीडिया है कि ये तो मीडिया अब जा रहा है, रुखसत हो रहा है, और अब नया दौर है सोशल मीडिया का। आई डोंट नो इफ यू एग्री और डिसएग्री विद नो दिस। आई डू अग्री, आई डू अग्री, ऐसा है। लेकिन अब बेसिकली अब आपको सारे इदारे जो हैं वो उस चीज़ से अडेप्ट करते हुए नज़र आएंगे। लेगेसी मीडिया ज़रूर है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो जो बात है वो प्रिंट मीडिया की हद तक ज़्यादा आपको नज़र आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मीडिया के इदारे थे उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं मार्केट अपनी जो इस्टेब्लिश की, अपनी क्रेडिबिलिटी या अपनी रेपुटेशन जो भी उन्होंने इस्टेब्लिश की वो प्रिंट के थ्रू की थी। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद जो है वो चीज़ें बदलती चली गई। अब आपके पास डिजिटल मीडिया आ रहा है, तो जो ये भी जो इदारे हैं आपके मेन स्ट्रीम इदारे हैं, अब वो आपको नज़र आएंगे कि वो काफ़ी हद तक जो है वो क्या कहते हैं डिजिटल की तरफ मूव हो रहे हैं। रफ्तार एक पूरा चैनल आ गया जो अब तो बाकायदा आपके पास क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि है ही सिर्फ डिजिटल। नुक्ता अभी एक लॉन्च वो लॉन्च हो रहा है, वो प्योरली डिजिटल है। अच्छा, फायरवॉल के बारे में बताएं कि आपकी क्या खबर है, कि ये दुरुस्त है कि लगा दी गई है, लगा दी जा रही है, यहाँ पे सभी अंदाजे हैं, ये क्या है हकीकत? लगा दी गई है तो मैंने कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं पढ़ी है। लगाई जाएगी इसके हवाले से जो है वो काफ़ी बात हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है वो जब भी बात हुई है उन्होंने इस चीज़ को रद्द किया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहरहाल ये कोई ऐसा आसान काम नहीं होता इस तरह की चीज़ें करना। इसके अंदर ये मतलब बहुत बड़ा अमाउंट आपको जो है वो इसके अंदर लगाना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए, फिर इसको सस्टेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो ये कोई बहुत छोटी चीज़ें नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की चीज़ जो है वो बजट में भी आपके जो है वो उन्होंने डिक्लेयर की हो कि हम इस तरह अमाउंट जो है वो इस चीज़ के लिए लगा रहे हैं। तो आई थिंक पैसे वैसे नहीं है मुल्क में, पैसे हैं नहीं आपके पास, फिर आप बगैर डिक्लेयर किए इतना बड़ा अमाउंट अगर आप कहीं लगा रहे होंगे तो वो तो फिर
चले वो तो बड़ा डिजास्टर्स लग रहा है होगा। आपकी बात ठीक हो ना ही लगाए, लेकिन अगर स्पेकुलेटिवली हम बात करें, क्योंकि बात ज़्यादा हो रही है इस पे कि अगर इस तरह से लगा दी जाती है फाइबर वगैरह, तो क्या लगता है आपको कि ये किस तरह से सोसाइटी पर इम्पैक्ट आएगा इसका मजीद? ट्विटर तो वैसे बंद किया हुआ है इतने। ट्विटर वैसे ही बंद किया हुआ है, बाकी जाहिर है ये असल में तो फायरवॉल्स जो हैं वो इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, ये पॉजिटिवली भी यूज़ की जा सकती हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या मैलवेयर है, इस तरह की चीज़ों को इस तरह की चीज़ों से जो है वो आईपी ब्लॉक करने के बिल्कुल लिए। यूज़र्स को बचाने के लिए आप लगाते हैं, लेकिन वो रियासत ही क्या जो पॉजिटिव चीज़ों के लिए इन कामों को जो है वो बरोकार लाए। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई किसी डिबेट की भी कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ जो ये फायरवॉल लाई जा रही है वो सिर्फ इन्हीं मकासद के लिए लाई जा रही है कि जो डिसेंट है, जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल तो कर लिया, वहाँ से तो वो डिसेंट आपने निकाल लिया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो डिसेंट इस वक्त जो है, आप सारी आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग अगर आप देखेंगे, नॉट जस्ट पीटीआई, बस उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम से हट के जो आपके पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं। तो ये तो क्लियरली हमें अंदाज़ा है कि ये जो काम है ये डिसेंट को कंट्रोल करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। चाइना जो बनने का ख्वाब है हमारा वो पूरा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। चाइना आप ऐसे तो नहीं बन सकते। चाइना जब ये काम करता है तो चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के साथ जो है वो ये काम करता है, वो अफोर्ड भी कर सकता है, उसके पास वो पैसे भी हैं कि वो लगा लेगा या वो कर लेगा। दूसरा, अग्री करें या नहीं करें, एक अनपॉपुलर ओपिनियन ज़रूर होगा मेरे ख्याल से ये, लेकिन ये कि चाइना की जो डिबेट है, चाइना मतलब एक तरह से आप उसको बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल आप रद्द कर सकते हैं, क्योंकि ये है, मतलब वो एक वेस्टर्न मिस इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है चाइना के ख़िलाफ़ या नॉर्थ कोरिया जैसे ममालिक के ख़िलाफ़, वो बाहर है, लेकिन उनको लिए चैलेंज है। अब ज़रूर हम इससे ये डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं, इसका तरीका ये नहीं है, so politically correct. एग्जैक्टली, मतलब अब दैट्स अप टू यू, बट दिस इज, मतलब दीज आर ऑल लेजिटिमेट डिबेट्स। तो पाकिस्तान भारत जो है तो वो मसला ये ना कि हमारे वेस्टर्न जो सिविलिटी के नोशंस हैं, अगर हम उनसे अग्री करते हैं तो भाई मैं सिविलाइज्ड हूँ, बिल्कुल, और जैसे ही मैंने वेस्टर्न सिविलिटी के नोशन से डिसएग्री किया, मैं अनसिविलाइज्ड आप अनसिविलाइज्ड हो गए, बिल्कुल। तो ऐसा है। तो बहरहाल ये एक और मतलब, लेकिन हम करते हैं वेस्टर्न नोशंस के साथ ताकि हम सिविलाइज कहलाएं। हाँ, अच्छा लगता है। बट ये एक ऐसी डिबेट है जिसको मजीद जो है आई थिंक इसके अपने ऊपर जो है पूरी पॉडकास्ट की जा सकती है। लेकिन अच्छा लगता है ना, मतलब वेस्ट के साथ वैलिडेशन लेते हुए। हाँ, चाहे वो आपका काम नहीं चलेगा ना, वो एक क्या कहते हैं, इंपीरियलिस्ट मुल्क है। नहीं, वो तो दोस्त कहते हैं आप तो पढ़ के भी वहीं से आया, कहते हैं हाँ वहीं से पढ़ के आए। अच्छा ये बताएं कि ये जो फायरवॉल का तो नहीं पता हमें कि लग रही है नहीं लग रही, ना लगे अल्लाह करे, फायरवॉल लगाने के बजाय फायर फाइटिंग पे काम करें, ये इकॉनमी ठीक करें, ये मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, ये तालीम और सेहत दें लोगों को, तो लोग इंशाल्लाह खुद रियासत के साथ खड़े होंगे और रियासत के बयानिए को जो है इंशाल्लाह वो जिंदाबाद वाले नारे लगाएंगे। ये पंजाब में क्या हुआ है कि पंजाब में ऐसे कौन से डेफेमेशन लॉज नहीं थे जो उनको ये लॉ लाने की ज़रूरत पड़ी, और ये फिर किस किस्म की हरकत है कि जी जज भी हम लगाएंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे, फिर साल भर डिसाइड भी हम करेंगे। यानी कि अगर मैं आप एक तरह से पार्टी भी हैं और आप जो अपॉइंट भी कर रहे हैं जजेस को, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो उन्होंने जो डेफिनेशंस उन्होंने जर्नलिज्म की और न्यूज़पेपर की दी हैं, मतलब हमने डिग्रियां ले लेवा के इसके अंदर हम आगे, हमने कहा यार ये डेफिनेशन तो हमने भी नहीं पढ़ी थी जर्नलिज्म की या न्यूज़पेपर की। तो ये वो तो ना चाइना में पढ़ाई जा रही है ना वेस्ट में पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, तो वो तो अपना ही कुछ उन्होंने निज़ाम जो है वो बना लिया है। लेकिन अब फिर वही बात है कि मसला हमारे यहाँ जो है ना वो यही आ गया है कि कोई भी रियासत के पास जो है ना वो बयानिया ख़त्म हो गया है। अब जो एक होता था ना कि हालात हैं, बुरे रहे हैं, हम कभी भी जो है वो कोई ऐसा मुल्क नहीं थे कि बड़ा कोई तरक्की कर रहा हो या हम नीचे ही आ रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल उधर आ गई है कि अब आपके पास जो है ना वो झूठ बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो आप जब बयानिया ख़त्म हो जाता है रियासत के पास, तो फिर वो इसी तरह के हथकंडे जो है वो अपनाता है जिससे वो अपनी इजारादारी जो है वो कायम रख सके।
तो पंजाब में जो ये डेफेमेशन एक्ट है, ये भी एक वही सोशल मीडिया फायरवॉल, ट्विटर को बैन करना, ये सब उसी की एक कंटिन्यूटी है जो आप देख रहे हैं। देखो बड़ा मजा का केस प्रोसेस है ना कि भाई वो जज लगाएंगे, फिर वो उसको जो है चेक करेंगे परफॉर्मेंस क्या है। तो मेरी दुनिया में कहाँ होता है कि भाई कि अगर आप पार्टी हैं तो आप फिर किस तरह से वो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर हमारी अदालतों में क्या कमी रह गई थी पता है। कि भैया आपके पास आप सिविल कोर्ट्स में जाके जो है जाके केस लड़े, तो ये किस तरह से पार्टी में। लेकिन द गुड थिंग इज कि तो पंजाब में आई थिंक वो लाहौर प्रेस क्लब के जो सदर हैं उन्होंने और एक और कोई जी जी जर्नलिस्ट जी है, उन्होंने जी जाके उसको लाहौर उन्होंने किया है। हाई कोर्ट फिर में चैलेंज कर दिया है इस हाँ, फैसले बाकी भी बिल को। काफ़ी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह ने भी इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। तो उम्मीद है कि ये कोई इस तरह का या तो कोर्ट, और अब ये भी बड़ा मसला है, कोर्ट ऑर्डर भी आ गया तो भी ये कहा जाता है कि नहीं आप इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि बहरहाल उम्मीद है कि कोई ऐसा हल जो है वो निकलेगा इन पिटिशंस के थ्रू कि या तो इसको रिकंसिडर किया जाए या आप सीधा इसको खत्म ही कर रियासतें दें। डॉग बेसिस पे नहीं चलती। आप अपना सिस्टम ठीक करें, आप कोर्स को एम्पावर करें। अब हर चीज़ के ऊपर ही नई कोर्स बना दो, यहाँ फलानी कोर्स वहाँ फलानी कोर्स, तो ये तो एक मजाक वाली बात है। अच्छा बात चले, हमने वो सारी यहाँ वहाँ की बातें कर लेगा, हम रेट्रोस्पेक्टिव में मीडिया को देखें कि जो एज वी स्पीक तो पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त वो एक बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है कि भाई वो कॉमन आदमी के मसलों से कनेक्ट नहीं करता। तो एक तो हमें पता है मीडिया मालिकान के क्या वैसे इंटरेस्ट हैं, रियासत क्या चाहती है, सिस्टम सारे बिल्कुल ठीक है। न्यूज़ रूम के अंदर से आप जो देखती है ना, जरा हम कोशिश तो करते थे, हम जब मैं काम करता था आप भी तो कर रही हैं कि यार कुछ करें, कोई खबर लाएं, कुछ लोगों की बात करें। हाँ। तो क्या उसको हमें उसकी अटेंशन नहीं मिलती, वो अच्छा रिसीव नहीं होता कि वो वैसा कंटेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम नहीं देखते? उसकी स्पेस ही नहीं है ना, क्योंकि देखें जब आप एक आम आदमी की बात करते हैं ना, एक जनरली क्वेश्चन कर लेना कि सिस्टम ख़राब है और सिस्टम जो है वो सुपरफिशियल सी बातें। हाँ बिल्कुल, कि सिस्टम जो है वो इनइक्वालिटी पैदा करता है और ये होता है वो होता है, वो वहाँ तक जब एक होता है ना कि हम एक ब्रॉडर एनालिसिस दे रहे होते हैं तो कहते हैं हाँ देखें वाह वाह आपने क्या बात की है। जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि सिस्टम में इनइक्वालिटी होने का मतलब क्या है, जो तबकाती निज़ाम है आपका वो किस तरह से, मतलब जो पावर है वो पावर डायनामिक कहाँ पे किस तरह का है, उसको जब आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना शुरू करते हैं तो हमारे मीडिया के इदारों को जो है वो होता है कि नहीं यार ये आप नहीं कर सकते। शुरू हो गई हैं। फिर ये होता है कि आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी मुसीबत है। तो मसला सारा ये हो गया है कि जो ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस तरह की रिपोर्ट्स करते थे, अगर वो कर भी रहे होंगे, अगर उनको जगह मिल भी जाएगी तो वो इतनी कोई टूथलेस सी रिपोर्टिंग होगी कि आप, मतलब मुझे तो बड़ा मसला होता था। मैं फिर आखिर में कहती थी कि यार आप इसको चला लें जैसे आप चलाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर मेरा नाम हटा दें क्योंकि ये मैंने तो ये नहीं फाइल किया था। तो अब जाहिर है फिर जब मुझे एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, जब मुझे बाईलाइन भी नहीं मिल रही, सैलरी पैकेजेस आपके सामने ही हैं, आपने काम किया है इंडस्ट्री में, आपको अंदाज़ा है 3-3 4-4 साल हो जाते हैं, रेजेस नहीं मिलती, 2-3 महीने बाद तनख्वाहें मिलती हैं पिछले महीनों की, ये भी हो जाता है। बिल्कुल तो मतलब गुड थिंग इन ट्रिब्यून के वहाँ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मतलब अजीब सी तारीफ exception है कि आप शुक्रिया हमें तनख्वाह पहली दिन दे देते क्योंकि बाकी लोग नहीं देते। बिल्कुल। तो ये रियलिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर आप मतलब वो ये बात करना बड़ी लॉफ्टी सी चीज़ें होती हैं कि यार आपको चाहिए आप स्टैंड लें और आप लड़ें और आप फलाना करें और आप ढिमका, लेकिन ये हकीकतन ये चीज़ें जो है वो आप नहीं कर सकते। मुर्दा जाने, बिल्कुल आप न्यूज़ रूम में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ के मसाइल क्या है। ये तो मैं कहती हूँ, ये जितने लोग, क्योंकि होता ही है कि आप साफ़ ही निकलते हैं तो घर की कोई दावत हो कोई शादी हो तो लोग आपको आपके ये बताते हैं यार मीडिया तो झूठ ही बोलता है। हमने कहा अरे रिसेंटली हुआ, लारे भी मैं कहीं लिखता हूँ, सहाफ़त से ताल्लुक़ तो है, तो वो कहीं चला गया। अब मुझे तो बातों का चूँकि इतने सारे काम करता हूँ याद भी नहीं रहता कि मेरा प्रोफेशन अब क्या रह गया, मैं क्या करता हूँ, तो सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। तो वो किसी ने तारुफ करा दिया कि जर्नलिस्ट है, तो वो जो सामने वाले थे उन्होंने बिल्कुल ही ये भी को करने का काम होता है। अच्छा मैं सब लोग खड़े में परेशान होने का, यार चलो ठीक है भाई अब मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन ये फिर मैं यही कहती हूँ कि यार आप
किसी दिन आप खुद न्यूज़ रूम के अंदर बैठें और आप देखें कि किस तरह से ये चीज़ें जो है वो अच्छा, फिर हमारे यहाँ वो वाली की बातें भी जाती ना हैं। कि जो अंग्रेजी मीडिया है ये तो ज़ाहिर है वेस्टर्न एक साजिश है और उनका लिबरल एजेंडा फैलाना। अब यहाँ पे देखें वही बात कि लिबरलिज्म और जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है ये अलग अलग चीज़ें, ज़ाहिर है ज़मीन आसमान का बिल्कुल फ़र्क है। हमारे यहाँ अमूमन इनको एक ही एक ही डब्बे में करके, बंद हाँ। किया जाता है, एक ही खाते में डाला जाता है कि नहीं तुम लोग तो सब बाएं बाजू वाले हो। हम्म। सवाल लेकिन कुछ और है। मेरा सवाल वही है जो आपने बात की थी कि जो क्या एक जर्नलिस्ट एक एक्टिविस्ट भी हो सकता है? हो सकता है का तो जैसे आपने सवाल ही एक नहीं है। 1000 दफा ये सवाल सुना होगा जिंदगी हाँ, में। नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा सुना है क्योंकि हाँ। मेरा अपना जो बैकग्राउंड रहा है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहा है। लेकिन हो सकता है का तो सवाल है ही नहीं इसमें। जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो न्यूज़ रूम में बैठ के एक्टिविज़म कर रहा होता है और जिससे कंफ्यूज किया जाता है या जो कहा जाता है कि नहीं सहाफ़ी को ये एक्टिविज़म नहीं करना चाहिए, वो पिकेट लाइन पे खड़े होके हो रहा होता है। जो काम है वो दोनों एक ही कर रहे हैं और वो है कॉन्शियसनेस रेज करना, समाज की कॉन्शियसनेस रेज कर रहे हैं। आप न्यूज़ रूम में बैठ के कर रहे हैं और एक शख्स जो है वो न्यूज़ रूम के बाहर कर रहा है, लेकिन आप दोनों की कोई ना कोई सोच है ना, आप दोनों का कोई ना कोई एजेंडा है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी शख्स जो है वो, ज़ाहिर है आपकी लाइफ के कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कोई चीज़ होती है जो आपकी सोच को बनाती है, आपके अंदर ये सोच डालती है कि यार मुझे सहाफ़ी बनना है। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके अंदर ये सारी ये सोच पैदा कर रहा है, ये माइंडसेट बना रहा है। तो वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं, वो सारे सवालात पॉलिटिकल हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन उसको जो है वो किस तरह से उठाता है। लेकिन देखें ना इसमें मसला क्या है। मसला ये है कि अब एक आदमी है, मतलब एक खातून है जो जर्नलिज्म कर रही है। अगर उनकी ज़ाहिर है कि एक मजहबी सोच है, एक कि लिबरल है, कोई लेफ्ट वाला है, तो अगर हमारा एक्टिविज्म हमारे काम में नज़र आना शुरू हो गया तो एक दाखिली तजाद नहीं पैदा हो जाएगा हमारे अपने प्रोफेशन के साथ के एक जो न्यूट्रलिटी है, जो इम्पार्शियलिटी है, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक खास आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ, मैं एक इवेंट कवर करके आता हूँ, मैं इंटरव्यू करता हूँ और मैंने उस पर अपना एक्टिविज्म शुरू कर दिया, तो जाहिर है कि मैं उस नुक्ता हाई नज़र को ही प्रमोट करने की कोशिश करूँगा तो ऑलरेडी मेरे जहन में है। देखिए बात सारी ये कि ऑब्जेक्टिविटी जो है ना वो जर्नलिज्म का सबसे मेन रूल है कि आप ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप न्यूट्रल हो या आप इम्पार्शियल हो। जो जैसे मैंने बोला, न्यूट्रलिटी इम्पार्शियलिटी इन इट सेल्फ एक स्टांस है, ये भी एक पॉलिटिकल स्टांस है। अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी की भी साइड ना लेके हम जो है वो कोई बहुत न्यूट्रल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप खामोश रह के वही काम कर रहे हैं कि जो ऑप्रेस्ड या जो ऑप्रेसर है वो कर रहा है, काइंड ऑफ अपीजमेंट है वो। बिल्कुल। तो न्यूट्रलिटी इम्पार्शियलिटी जो है वो अब, और ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जर्नलिज्म के अंदर। इसको ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट्स ने इसको जो है वो क्वेश्चन किया है। तो अब तो ये बात काफ़ी होती भी है। मतलब मैं खुल के बात करूँ कि अगर जैसे जमात इस्लामी के दोस्त हैं हमारे ना, सहाफ़ियों में हम देखते हैं जमात इस्लामी के लोग बहुत नज़र आते हैं और लेफ़्ट के लोग बहुत नज़र आते हैं, तो ज़ाहिर नज़रियाती एक टकराव तो है। तो वो भी यही कहते हैं भाई अगर अखबार जो अजीबो गरीब सी हेडलाइन लगाता है जो वाकई में बड़ी बड़ी होती हैं बाज़-औक़ात कि वो हमने देखा अमेरिका के अंदर एक क्लब के अंदर शूटिंग हो गई तो यहाँ लिखा इतने लोगों को वास्ले जहन्नुम कर दिया या भून दिया। अब ये अगर ये उनका एक्टिविज्म है तो फिर हम ये कैसे समझेंगे? मुझे कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो ये कहें कि भाई तो हमारा एक्टिविज्म है तो हम नहीं, तो आप उसका जो अपोजिंग व्यू है आप उसको भी उतनी फ्रीडम दे कि वो अपनी बात करे। देखिए एक से ज़्यादा बयानिए हो लेने में कोई मसला नहीं है। बात सारी ये आप फैक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप फैक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, अब ये वासिल जहन्नुम कर देना ये कोई फैक्चुअल बात नहीं है ना, तो ये तो क्वेश्चन की जा सकती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन की जा सकती है, ये फैक्ट नहीं है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। आप किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप फैक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे। अब उसको कोई किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन हर इंसान जो है वो अपनी सोच अपनी समझ के हवाले से करेगा, वो उसका हक है। अगर वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है किसी और अंदाज में
तो वो ज़रूर कर सकता है। जब शहीद के लफ्ज़ का मसला है, अब हमें पता है कि शहीद लफ्ज़ का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। अभी फेसबुक ने बैन कर दिया शहीद लफ्ज़, हालांकि अच्छा, इंडिया ये में, मुझे नहीं हाँ मालूम। इंडिया में भी इस्तेमाल होता है। आपको पता है शहीद हम्म, उनके बजाय अपना कॉनोटेशन है, लेकिन ये कॉमनली इस्तेमाल होता है। तो फिर बाद में वो कोई अपील हुई, उनको बताया गया। अब वही सारी बातें ना कि ये बेसिकली वही चीज़ है कि हम एक ज़ाहिर है हम एक सरमाएदाराना निज़ाम में रह रहे हैं। जिसके पास पावर है वो अपना बयानिया भी आराम से जो है वो फैला सकता है, क्योंकि उसके पास वो मीन्स है करने को। उसके अपोजिंग जो लोग हैं जिनके पास वो पावर नहीं है, उनके बयानिए को आप कह देते हैं जी वो तो एक्टिविज्म है। मसला सारा ये है कि उनका जो बयान, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो जब वो अपनी बात करते हैं तो वो इसी अंदाज में कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा वो क्या करें, वो अपनी बात ना करें। एक मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो हमारी एक टीचर थी, यूक्रेनियन थी वो इत्तेफाक से। तो उनसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया के एथिक्स में है टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, यानी जिनकी आवाज़ जो है वो कोई नहीं सुन रहा, जिनकी बात कहीं नहीं हो रही, उन ग्रुप्स की, उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की या लोगों की बात करना मीडिया एथिक्स में आता है। अब आप उसको अगर एक्टिविज्म कह देंगे तो फिर तो आप बेसिकली आप मीडिया, आप मीडिया के पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस ही फिर क्या है, ठीक है। उसके मुकाबले में उन्होंने बताया कि ये क्यों कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रियासत है, रियासत है ही इसलिए, वो रियासत बनी ही अपने इदारों के थ्रू है। वो सारे इदारे जो हैं रियासत के, वो रियासत की ही बात करते हैं, चाहे वो उसकी पुलिस फोर्स हो, चाहे वो उसकी आर्मी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो उसके अपने मीडिया के इदारे हों। रियासत का बयानिया जो है वो उसकी पॉलिसीज़ के थ्रू आ रहा होता है, उसकी जो रूल्स वो सोसाइटी में सेट कर रहा होता है उसके थ्रू आ रहा होता है। तो ये कहना कि रियासत का बयानिया भी जो है वो दिया जाना चाहिए तो आप एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट होंगे, ये बात ही गलत है। अच्छा। रियासत का बयानिया तो हर जगह है, आपने तो वो बयानिया हाईलाइट करना है कि जो हर जगह नहीं है। सही, मेक सेंस। हाँ, लेकिन चलें, वो आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद कहा था कि रियासत के पास अब कोई बयानिया बचा नहीं है, उसके बावजूद भी मीडिया उनका बयानिया दे रहा है। लेकिन चलें, खैर है, वो क्या था, वो इक़्तिदार हसन साहब की बात के रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। अच्छा, ये बताएं कि जहाँ पर एक्टिविज्म होना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर भी एक्टिविज्म नहीं करने देते हैं। चलो मीडिया पे तो एक बहस है ना कि जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया ना, वो हुकूमती अरकान की वीडियोस देखे होंगे, नहीं आप तो जर्नलिस्ट हैं ही नहीं, आप तो एक्टिविस्ट हैं, आप तो सियासत कर रहे हैं, भाग जाए यहाँ से वगैरह वगैरह। और वो बंदा उठा के ले जाते हैं, वो कहते नहीं, इसी पे बहस चल रही है कि वो सहाफ़ी है या नहीं है, वो बंदा है, इंसान है, वो बहस तो हमारे यहाँ नहीं होती। लेकिन हमारी जामियात में जो एक्टिविज्म की सूरत हाल है वो क्या है, क्योंकि आपने बहुत भरपूर अंदाज में एक्टिविज्म किया कराची यूनिवर्सिटी में। मैं एनईडी में पढ़ता था, वहाँ तो हमसे एफिडेविट लिया था पहले दिन कि भाई अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखा तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, इस तरह का कोई एफिडेविट था। तो कराची एफिडेविट तो शायद हमसे भी साइन कराया अच्छा, गया आप था। क्या हाँ, कराची मेरे यूनिवर्सिटी ख्याल में से होता है? मुझे भी याद है कि केयू में भी अब देखें ना कितनी है। फजूल बात है। हाँ, लेकिन अब इस एफिडेविट की कोई लीगल स्टैंडिंग वैसे है नहीं, और आप नहीं, आप बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हो हाँ, ना। आप ये यूनिवर्सिटीज़ के पास ये राइट है नहीं कि वो इस तरह से एफिडेविट्स जो है वो साइन करवाएं। लेकिन सवाल आपका बहुत अच्छा है, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो पीछे जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक नाम बहुत सुना है ये, मेरे ख्याल से जब बात होती है कि पाकिस्तान में फ़लाना चीज़ होती थी और इस दौर से होना बंद हो गई, वो सभी को पता है, वो जनरल ज़ियाउल हक साहब हैं। जब उनका दौर आया, उस ज़माने में 1984 की बात है, फरवरी 1984 में जो है वो स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर बैन लगा। उससे पहले कि अगर आप मूवमेंट देखेंगे कैंपसेस के ऊपर तो आपको नज़र आएगा बहुत वाइब्रेंट मूवमेंट्स थी। एक राइट विंग होता था, एक लेफ़्ट विंग होता था, डिबेट्स होती थी, इलेक्शंस होते थे, एक जो कहते हैं ना क्रिटिकल डिस्कोर्स जो है वो आपको कैंपसेस के ऊपर नज़र आता था, कि अंदर नज़र आता था कि हम सुनते हैं बड़ों से कि भाई कौन राइट वाला है, कौन लेफ्ट वाला है, सबकी शनाख्तें वाज़ेह थी, बिल्कुल आइडियाज़ छुपे हुए नहीं थे, बिल्कुल।
एक्सप्रेस करना आता था अपने आइडियाज और को। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखना किसी को जो है वो हाँ, उससे कोई किसी को मायूब घबराहट नहीं होती थी, चीज नहीं किसी थी, को हाँ। मायूब नहीं समझा जाता था, बल्कि जिसकी नहीं होती थी उससे ज्यादा हाँ। सवाल किया जाता था कि यार तुम क्यों न्यूट्रल बने तुम क्यों घूम रहे हो? न्यूट्रल, बिल्कुल। तो बहरहाल 1984 में जो है वो स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर बैन लगा, और जो आपकी लेफ्ट विंग सियासत जो थी उसके ऊपर जो है वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का जो है वो अताब आया। आपके बहुत से स्टूडेंट लीडर्स थे जिनको मुल्क बदर किया गया, बहुत से जो हैं वो उनको शहर बदर किया गया, और फिर ज़ाहिर है इस सिचुएशन में जो है वो सस्टेन करना अपने आप को लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि बमुकाबला राइट विंग स्टूडेंट मूवमेंट जो थी, जिनको जो वॉर ऑन टेरर और ये जो आपका अफगानिस्तान के बिल्कुल उस वो जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें उनको तो बहुत सपोर्ट मिली, लेकिन लेफ्ट विंग जो आपकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको जो है वो बिल्कुल तहस नहस किया गया। और ये सारी वो जो कोल्ड वॉर एरा की पॉलिटिक्स है उसमें ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। फिर पॉइंट इवेंचुअली ये आया कि जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स रह गए थे जिन्होंने कोशिश की कि वो कुछ अपनी प्रेजेंस जो है वो बरकरार रख सकें, फिर सोवियत यूनियन का जब इन्हिदाम हुआ तो उसके बाद जो वो मूवमेंट थी वो भी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई। फिर ग्रुप्स एग्जिस्ट किए, लोग थे लेकिन वो छोटे छोटे ग्रुप्स में हो गए। फिर मज़ीद उनकी जो है वो ज़ाहिर होता क्या है, फिर जब आप मेन स्ट्रीम में रेलिवेंट नहीं रहते तो आप आपस में सियासत करना शुरू हो जाते हैं। ग्रुप्स बनते हैं ये लेफ्ट विंग के साथ एक बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि मतलब आप जोक्स भी है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों में हैं बिल्कुल, लेकिन ये कि अब वही बात है कि आप उसको उन इंडिविजुअल्स के ऊपर इल्ज़ाम दे लें कि यार आप नहीं चला पाए, या आप इस जो पूरा ग्लोबल इन्वायरमेंट था उस वक्त लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स का उसके अंदर आप उसको प्लेस करें और आप समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी वैक्यूम में नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट था और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेफ़्ट विंग बैठ गया, ऐसा नहीं है। ग्लोबली जो है वो लेफ़्ट विंग मूवमेंट को एक ठीक ठाक जो है वो मार पड़ी, और उसके बाद से अगर आप देखें तो अब कहीं जाके आपको वो सवालात वो मूवमेंट्स अब आपको नज़र आना शुरू हुई हैं, जो कि 20-30 साल तक एक पूरी जनरेशन आपकी गुजर गई जिसने इन सारे इस तरह की सियासत नहीं देखी। तो आपकी कैंपसेस में भी जो है वो जब आप कहते हैं ना एक जनरेशन गुजरी है जिसकी उसकी इमेजिनेशन में ही नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन क्या होती है। मैं भी शायद उसी जनरेशन का हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी उसी जनरेशन की हूँ। मुझे बस इत्तेफाक से कुछ ढंग के लोग मिल गए थे तो मेरी जो है वो ये डिबेट्स हुई और एक बड़ा मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला, लेकिन ज़ाहिर है वो अब हर किसी वो मेजॉरिटी का वो एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसमें ना एक बात मुझे ये याद आई कि हम ना अक्सर वो एक पंच डाउन करते ना, मतलब एक थ्योरी ना पंच अप और पंच डाउन वाली, कि आप कमज़ोर पर लतीफ़ा तो कर लेते लेकिन ताकतवर की तरफ नहीं बात उठाते। तो यही है कि लेफ्ट वालों पर कि जहाँ 4 लोग मिलके बैठते हैं, 2-2 ग्रुप बना लेते हैं, तो पंच डाउन करना आसान है, लेकिन है कि उसका एक डीप एनालिसिस करके समझना कि भाई कि ये फिनोमेना शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो ये है। दूसरा ये कि फिर हमने जो देखा ना ज़माना, अब तो शायद बोल सकते हैं हालात अच्छे हो गए, APMSO और वो हमारे जमीयत वाले दोस्त जो थे, अब जिस किस्म की सियासत हमने NED में देखी, मतलब मेरा पहला तारुफ सियासत से ये है, कैंपस की सियासत से। 2011 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था मैं NED में, और हमारा NED का तो एडिटोरियम में शीशे का पूरा सब तोड़ दिया। अच्छा, मैं क्लास से निकला हूँ तो मैं बाहर देखता हूँ लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, एक तरफ से अल्लाह अकबर नारे तकबीर वाले नारे, दूसरी तरफ से अल्ताफ़ भाई के जी अल्ताफ़। ऐसे लग रहा है कुफर और इस्लाम का कोई झगड़ा वगैरह ना, कुफार और मुसलमानों में झगड़ा हो गया है। आगे जाके देखते तो पूरा वो ऑडिटोरियम टूटा पड़ा हुआ है। तो हम लोग वापस क्लास में आ गए बचने के लिए, ये पथराव हो रहा है, मार रहे हैं, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। तो वो हमारी एक टीचर आई, बड़ी अच्छी थी टीचर हमारी, वो उनका तुम लोग अंदर चले आओ, मैं बाहर से लॉक कर देती हूँ। तो मैंने कहा मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मैं तो नहीं बैठ सकता अंदर।
तो उन्होंने कहा कैसे जाओगे, उन्होंने कहा बस मुझे जाने दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिनको जाना है वो चले जाएं और जिनको बैठना बैठे। अब जाहिर है जितनी वायलेंट किस्म की हमने वो देखी चीज़ें, हालांकि 2011 में वो सबसे वो आखिरी फड्डा था एनईडी का, उसके बाद फिर रेंजर्स ने टेक ओवर किया और बाकी मामला होते हैं, उसके बाद हमने कभी ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं देखी। तो जाहिर है जब इस तरह किस्म का तारुफ होगा और ऐसे माहौल में जब हमें रियासत भी बता रही है कि भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, और जिस किस्म की स्टूडेंट तंजीमें थी उनके इस किस्म के मामला थे, इसको कूट दिया उसको मार दिया, अब तो वो सब चीज़ें नहीं रही उस तरह से कराची की हद तक। पंजाब में तो उस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो अब आप बताना, आपने फिर इस सारे माहौल में आपने कैसे पॉलिटिक्स कर ली इतनी? सच्ची बात है, देखिए हमने इतनी तो पॉलिटिक्स जो है वो नहीं की, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन की थी एनएसएफ, तो उस ज़माने में मैं केयू के पूरे कैंपस पे एक वाहिद मेंबर होती थी एनएसएफ की। केयू और पूरा कोई KU? नहीं, पूरे केयू में इतना बड़ा है मैं KU? वाहिद होती थी। और जाहिर है खातून भी थी, तो उन्होंने कहा यार ये क्या है। लेकिन ये कि बहरहाल हम बड़ा कंसिस्टेंट हमारा जो है वो हमारे एफर्ट थे। हमने सबसे पहले, बल्कि आई थिंक एनएसएफ ने जो है, ये 2012 की बात है, 2012 में हमने जो है वो एक 8 फरवरी 1984 में लगी थी, लगा नहीं 11 फरवरी, मैं डेट गालिबन फरवरी कंफ्यूज था हो रही हूँ, बस। लेकिन तो बहरहाल उसकी 1984 में जो बैन लगा था उसकी एक जब डेट आई बरसी तो मनाई। हमने बरसी मनाई उसकी, बिल्कुल। हमने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अनाउंस किया कि हम जो है वो मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कैंपस डेमोक्रेसी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और बड़ा हमें जो है ना, वो जो पुराने लोग थे लेफ्ट के, उन्होंने बड़ी वाह वाह की, हमने भी लगा हमने बड़ा कोई काम कर लिया है। अगले दिन जब कैंपस पहुँचे तो हम कह रहे हैं कैंपस डेमोक्रेसी की हम बात करें, बच्चे कह रहे हैं यार आप क्या मतलब कैंपस डेमोक्रेसी, क्या मतलब स्टूडेंट यूनियन। तो हमने कहा भाई स्टूडेंट यूनियन का मतलब है कि बिल्कुल जैसे आपके मुल्क में एक पार्लियामेंट होती है स्टूडेंट्स की, एक बिल्कुल एक पार्लियामेंट जहाँ पे वो अपने हुकूक की बात। नहीं यार ऐसे कैसे। मैंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, स्टूडेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि वो इस तरह की बॉडी फॉर्म करें और अपने मसले मसाइल के हवाले से बात करें। नहीं ये तो ऐसा तो नहीं होता। फिर हम बहरहाल बड़े मायूस हुए। फिर हमने जो है वो उन बच्चों का भी कसूर नहीं रहा है, देखा ही है कसूर तो किसी का भी नहीं, हमारा भी नहीं था कि हमने इतना बड़ा सोचा, और मेरे ख्याल से सोचना भी चाहिए था। और मैं ये ज़रूर क्या कहते हैं, ये मतलब अपने आप को शाबाशी देने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि जाहिर है कहीं से चीज़ें शुरू होती हैं और आप लगे रहते हैं तो जाके इवेंचुअली आप देखते हैं कि यार 10-15 सालों में चेंज ज़रूर आता है। आप ऐसा नहीं है, ये जो हम कहते हैं ना कि क्या कर लोगे, 5 लोग हो क्या हो जाएगा। एक इंसान भी अगर किसी एक कोने में बैठ के सही बात कर रहा है उसका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। मैं भी ना फ़लस्तीन के हवाले से एक पोस्ट देखी, उसमें किसी ने लिखा कि दुनिया में 7 अरब लोग यही कह रहे हैं मिलके कि मैं अकेला क्या कर लूँगा। बिल्कुल तो बिल्कुल 7 ऐसा अरब ही अकेले ही कह रहे हैं। हाँ। तो हमने जो है वो बहरहाल अपने जो एफर्ट्स थे हमने उनको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाया, और हमने इंस्टेड के हम एक मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी हवाई बातें करें कि हम फलाना रिस्टोर कर लेंगे और कैंपस डेमोक्रेसी हो जाएगी। हमने एक डिबेट हमने सोचा कि कैंपस के ऊपर जहाँ जिन कैंपसेस में हमारे मेंबर्स हैं वो एक डिबेट ओपन करें, चाहे वो 2 लोगों के साथ क्यों ना करें। तो हमने स्टडी सर्कल्स का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया, जिसको हम बड़ी पाबंदी से चलाते थे। मंगल के दिन हर हफ्ते 2 से 3 दोस्त जो हैं वो हम बैठ जाते थे, कभी वीएस कैंटीन पे बैठ जाते थे, कभी कहीं और जहाँ जगह मिलती थी हम बैठ जाते थे और हम डिबेट करते थे। लेफ्ट तो बड़ा मशहूर है स्टडी सर्कल चलाने के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या कहते हैं, एक और लोग जो है वो मिलना शुरू हुए, एक क्यूरियोसिटी बढ़ी। इसके अलावा हमने एक लाइब्रेरी खोली थी यूनिवर्सिटी के पास ही। एक बड़े अच्छे साहब थे, उन्होंने उनको लगा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी जगह दे दी, पर उन्होंने इस वादे पे दी थी कि हम उनको जो है वो माहाना 7,000 रुपये किराया दे देंगे। हम स्टूडेंट थे, वो 7,000 रुपये हम जमा ना कर पाए। उन्होंने कहा नहीं बस बहुत हो गया, अच्छा काम, तुम लोग निकलो। कितने महीने चलाने दी? ये हमने कोई 6-7 महीने तो चलाई है।
नहीं काफी होते वहाँ 6-7 पे में लेकिन तो। हम ये करते थे कि क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त कैंपस पे हालात बड़े मुख्तलिफ थे, तो अक्सर लोग मुझे भी आके कहते थे, मुझे लगता है थोड़ा सा मेरा एडवांटेज था कि मैं खातून थी तो वो उस तरह वायलेंट मेरे साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन बहरहाल नहीं, बिल्कुल सही थ्रेट कह रहे व्रेट हैं। वो कर लेते थे। लेकिन ये कि हमने कुछ अच्छा ये ऐसा वैसे कुछ नहीं कर पाते थे। बड़ी अजीब सी बात है कि जो हमारे एपी के दोस्त हैं, जमीयत वाले सारे ना, चाहे दोस्त ही हैं, तो ये खवातीन का एहतराम करते थे, ये तो बिल्कुल है बात। लड़कों को नहीं छोड़ते थे, हाँ, किसी को शिकायत हो गई मार पीट दिया। लेकिन मैंने देखा है कि ना एमक्यूएम की भी रैलीज में, जमात में, ये इन दोनों पार्टीज में, बाकी और भी दायरे नहीं तंजीमें ये होती थी, ओवरऑल आई ये थिंक करते हैं खवातीन का एहतराम। यही बात है कि मतलब जब आप सियासत जो है ना वो है ही ऐसी जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है, बात करना, अरे वाह। आपके मिजाज के अंदर एक नरमी लाना, क्योंकि आप जब एक इतनी बड़ी पब्लिक से डील करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि अपनी बात कैसे रखनी है। नहीं नहीं, बहुत जरूरी तो है, ये ज़रूर बहुत जरूरी है। क्योंकि ज़ाहिर अब है देखिए ना वो क्या हो गया हमारे एलीट इदारों में, तो खाली एलीट नहीं, अब तो यूनिटी वगैरह में भी होता है वो मन जो होता है मॉडल यूनाइटेड नेशन, अब वो तो आप करा रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन कैसे चल रही है। जाहिर है उसमें बच्चों की तैयारी होती है, डिबेट सीख हाँ, लेते हैं, लेकिन जो करने की चीज़ है ग्राउंड बिल्कुल पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलाउ नहीं। अच्छा वो मैं अलाउ नहीं अब है। मैं एक दिन ना थोड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ ज़रा, वो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि लेफ्ट वाले वो होते हैं जब लाल लाल लहराएगा तब तो होश वो ठिकाने ठिकाने आएगा। आएगा। सुर्ख होगा एशिया सुर्ख होगा, तो आप लोग भी वो करते थे लाल लाल लहराएगा। वो कोई थी ना, वो मशहूर हो गई थी बहुत ज़्यादा, वो कोई लेफ्ट की आपकी एक्टिविस्ट थी, उन्होंने ये नारे लगाए जी थे जी जब जी जी लाल जी लाल जी, लहराएगा, वो वायरल हो गई थी और बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग पूछने लगे थे भाई ये क्या होता है कम्युनिज्म। वो मेरे ख्याल से वो पंजाब था से के उरूज औरंगजेब उनका नाम था, हाँ और उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे हाँ, दिल में है, उसको उन्होंने एक नारे की तरह जो है वो लगाया था, वो बड़ा मशहूर हुआ था। हम भी करते थे, जाहिर है जब अपना कोई प्रोग्राम होता था तो हम भी इस तरह के नारे जो है वो लगाते थे, बल्कि आज भी कहीं लगेंगे तो शायद सबसे ज़ोर से हमारी आवाज़ आएगी। तो ये तो सारी चीज़ें ज़ाहिर है अपनी होती हैं, और बहरहाल नारों की अपनी एक अहमियत है, वो भी बड़ा आर्ट है उनको अपने हाँ। बयानिए को 3-4 अल्फाज में जो है वो बंद और करना फिर वो और एक इमोशनल लोगों को कनेक्शन बताना। होता है, एक चार्ज क्राउड के बिल्कुल साथ नारे लगाना। बिल्कुल। अभी क्या सूरत हाल है लेफ्ट की? यहाँ पहले हम ये पूछें आपसे कि एनएसएफ ने कौन से लोग ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने जरा कोई काम वाम किया, नामवर लोग? नाम पुरानी एनएसएफ में, पुरानी नए कहीं से भी। पुरानी एनएसएफ में तो आपको काफ़ी सारे नाम जो है वो नज़र आएंगे। आपके महराज मोहम्मद ख़ान साहब थे, फिर तो पीपल्स पार्टी में चले गए थे ना वो। पीपल्स पार्टी में चले गए थे, फिर पीटीआई में भी पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में भी वो रहे। मिनहाज बरना साहब थे जो उनके भाई थे, वो तो बल्कि जर्नलिज़म में भी उनका जो है वो बड़ा ठीक ठाक, बल्कि जर्नलिस्ट यूनियंस या प्रेस फ्रीडम के ऊपर जर्नलिस्ट को एक जगह पे करना, वो तो मिनहाज बरना साहब ने ही किया था। रशीद हसन ख़ान साहब हैं, क्या बात। और भी काफ़ी कई लोग हैं जिन्होंने अब की जो क्या सूरत हाल है? क्योंकि वो एक ना ऐसे लोग मजाक हाँ मजाक में कहते हैं वो पंच डाउन करते हुए लेफ्ट इज डेड इन पाकिस्तान, तो इज देयर अ वाइब्रेंट लेफ्ट आउट देयर? कुछ काम हो रहा है? वाइब्रेंट तो खैर मैं नहीं कहूँगी कि वाइब्रेंट है, लेकिन ये भी मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। करता। स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के जहनों में होगी, 2018 में हुई थी, फिर 2019 में हुई, जिसके बाद जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली एक बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम स्टूडेंट यूनियंस को जो है वो बहाल करेंगे, और बिलावल हाउस में जो है वो बुलाया भी था लीडरान को और बात भी हुई थी कि क्या किया जाए क्या नहीं। वो ज़ाहिर है बाकी फिर अब आप मुस्तकिल एक मूवमेंट चलाते रहें तो फिर यहाँ पे कुछ हल निकलता है, वरना उसके अलावा तो नहीं निकलता। लेकिन जो सवालात लेफ़्ट उठाती रही है वो तो आज आपको नज़र आते हैं, औरत मार्च की सूरत में नज़र आते हैं आपको। कराची बचाओ तहरीक जैसी एक मूवमेंट नज़र आती है जिसने हाउसिंग राइट्स के ऊपर कच्ची आबादियों में काम किया, वर्किंग क्लास के सवाल को जो है वो उठाया। कैंपसेस में भी अब केयू में काफ़ी हद तक जो है वो जमीयत की इजारादारी थी फ़ीस के सवाल के ऊपर, बाकी किसी चीज़ पे बात करें या ना करें वो कहते थे बस ये हमारा सवाल है, आप इसके ऊपर बात नहीं करेंगे।
तो वो अब ज़ाहिर है बहुत सारे NSF में हमने एक रैली निकाली थी, हमें याद है बड़ा ठीक ठाक झगड़ा हुआ था हमारा उनसे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर। फिर लेकिन अब बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे आ गए हैं जो मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो अपने अपने कैंपसेस में उठा रहे हैं। आपको इसमें जो आपकी नेशनल काउंसिल्स हैं, जो जैसे पश्तून स्टूडेंट्स की अपनी काउंसिल है, बलोच स्टूडेंट्स की अपनी काउंसिल है, गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी काउंसिल है, AJK से जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी भी काउंसिल्स हैं। तो इनका भी रोल जो है वो अब काफ़ी हद तक रिवाइव हुआ है। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है बिल्कुल, और स्पेशली जो अब आपकी इकोनॉमी का हाल हो गया है उसमें ज़ाहिर है वो जो पूरा एक वो जो सवालात लेफ्ट किया करता था, या जो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट मूवमेंट जो है वो लेफ्ट ने हमेशा से चलाई है, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो अब बहुत खुल के उनके ऊपर डिबेट होने लगी है। बहुत से लोग जो हैं वो हिस्सेदार बन गए उसके, बाकायदा क्या बन गए, हिस्सेदार बन गए ना, हिस्सेदार बन गए। बहुत से लोगों ने मुझसे भी आके पूछा कि यार तुम लोग उस ज़माने में ये बात किया करते तो यार अब समझ आ रही है कि क्या कहना है। हमने कहा चलो यार, देर आए दुरुस्त आए। उन सब ने भी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली होगी, मैं पहले नहीं पढ़ी होती। तो ये बताया आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी, मैंने मुझे किसी ने बताया, हमारे दोस्त है राना आसिफ साहब वॉइस ऑफ अमेरिका में, कि उन्होंने 200 किताबों का तर्जुमा किया है और दास कैपिटल का वो शायद बलोची में भी तर्जुमा कर रहे हैं। तो लोग तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतना फिर सामने क्यों नहीं आ पाते? मैं मुझे बताया मैं हैरान हो गया, लगा दास कैपिटल का तर्जुमा वो बलोची में कर रहे हैं। तो कहा कि वो सामने इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स थे ना जो रियासत ने देने थे, बिल्कुल जैसे हम स्टूडेंट यूनियंस की बात करें इसी तरह से इलाकों में पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अपार्टमेंट्स के अंदर पॉलिटिक्स हुआ करती थी। मतलब हमें याद है अपार्टमेंट्स की एसोसिएशंस बड़ी पॉलिटिकल हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब नहीं है। तो अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं लोग अपने तई, आपको जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर लोग जो है वो बात करते हुए मिलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म के अंडर नहीं है। वो छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं, कुछ ज़्यादा डेवलप कर चुकी हैं, कुछ अभी बिल्कुल नई जो है वो निकली हैं। तो क्योंकि वो एक अम्ब्रेला के अंडर नहीं है तो वो लगता नहीं है कि शायद बहुत सारे लोग हैं, तो वो आपको पॉकेट्स में नज़र आते हैं। तो ये एक आई थिंक ज़ाहिर है जब आप इस तरह की कदगनी लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है, रियासत कुछ सोच समझ के ही लगाती है। और यहाँ पे एक वाज़े हम कर लें देखने वालों के लिए कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने का मतलब ये है कि अपने हुकूक की हिफाजत करना, बिल्कुल अपने राइट्स को सेफगार्ड करना, क्योंकि यहाँ पर वो सियासी होने के भी ना बहुत अजीब अजीब से वो तस्वुरात उसका, हाँ बिल्कुल ये बड़ा मतलब जो आप न्यू लिबरल पॉलिसीज़ जब आई हैं, ये मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन का जो पूरा एरा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो बाहर ममालिक में जहाँ पे हमसे कम रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे भी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना इतना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल कि वहाँ जो लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, पैलेस्टाइन का आप मसला देख लें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर एक न्यू लिबरलिज्म के बाद जो है वो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव था वो ख़त्म हो गया और एक इंडिविजुअल सर्वाइवल वो ज़्यादा आगे आ गया। तो ज़ाहिर एक्टिविज़म भी जब लोग करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज़म जो है ना, ये पॉलिटिकल वर्क और पॉलिटिकल एक्टिविज़म ये भी अपने अंदर एक बड़ी डिबेट है। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल वर्क नहीं हो रहा होता, पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा होता है। निकालें अब वो जो आप बात कर रही थी एक्टिविज्म और जर्नलिज्म वाली, वो सिर्फ न्यूज़ रूम तक तो महदूद नहीं है। एक आदमी IT इंजीनियर है लेकिन उसका कॉन्शियस है, वो कह रहा है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, गूगल निकाल लेता है। अभी इंस्टाग्राम ने किसी को निकाला है, उसने कहा मैंने कोई फिक्स करने की कोशिश की थी वो कीवर्ड्स वगैरह कि वो जो होते हैं ना मसलन ये रीच वगैरह के, तो उसको भी फायर कर दिया। फिर देखिए मेहदी हसन जैसे जर्नलिस्ट ने, इतना सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट है, उसने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लिया। तो अगर हम देखने वालों को ये आप समझाएं कि जो लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है, ये जो आइडियाज़ हैं, इंटरनेशनली जो हम मीडिया में देखते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर हम पैलेस्टाइन को एक केस स्टडी बना लें कि वहाँ पर जाहिर है कि पैलेस्टाइन के लिए बहुत सारे लोगों को मसाइल होते हैं, कैंसिल कल्चर है, वो लोगों को नौकरियों से निकाल लेते हैं। उसके बावजूद भी चूँकि उस सोसाइटी में, उन सोसाइटीज़ में डिसेंट को जगह दी गई है, तो इस तरह के जो ह्यूमन क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर लोग किस तरह से ना वो अपने ख्यालात से जो है वो बुलंद होकर इंसानी हुकूक के लिए खड़े होते हैं, वो हमारे यहाँ तो नज़र नहीं आता उस तरह से। हाँ नहीं नज़र आता, जाहिर है उसमें
वो फिर वही बात है जो हमने शुरू में की थी कि आपका स्टेट रिप्रेशन वो इतना ज़्यादा है और वो इतना आर्बिट्ररी है कि किसी को समझ नहीं आता कि आप जितना ऑर्गेनाइज हो जाएं आपको फिर भी नहीं पता होता कि किस चीज़ पे जो है वो। लेकिन इसका काउंटर भी दिया जाता है कि ना सर इजिप्ट को ले लें, इजिप्ट है बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिप्रेशन है, पाकिस्तान से ज़्यादा ही है, लेकिन फिर वहाँ पर हमें लोग नज़र आते हैं कि भाई वो खड़े हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मतलब जाहिर है कि वो उस मुल्क की सूरत हाल हमसे तो बदतर ही है इजिप्ट की, आई गेस। तो पाकिस्तान में आपको नहीं लगता कि हम कहीं मिडिल वे में हैं, ना हम इजिप्ट हैं ना हम वेस्ट हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से कुछ चीज़ उस तरह से बन के नहीं निकलती? मैं थोड़ी ज़्यादा पुरुमीद हूँ। नहीं निकलती, ये बात आपकी सही है। इसमें नहीं, हम कोई भी शक शामिल नहीं है है। उसमें, हम कोई लोगों को तबर्रा नहीं कर रहे, हाँ नहीं तनकीद नहीं वो कर रहे, हम अपने आप को भी शामिल ही कर रहे हैं उसमें। हाँ नहीं ऐसा है, लेकिन ये कि फिर वही बात है ना कि देखिए रियासत की कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये कहना मेरे लिए बड़ा आसान है कि यार ये एक इनफरादी फ़ैसला है। मैंने भी एक इनफरादी फ़ैसला ही किया था कि मैंने इस नज़रिए से जो है वो अपने आप को वाबस्ता करना है, या इस नज़रिए को परवान चढ़ाने के लिए मैंने काम करना है। लेकिन ज़ाहिर है ये इतना आसान काम नहीं होता। आपको बहुत सारी आपको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं कि जिस पे जो है वो आप कंसिस्टेंटली कोई काम कर सकें, ठीक है। तो ये एक मसला है, लेकिन ये कि बहरहाल इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें डीपोलिटिसाइजेशन जो है वो बाकायदा रियासत ने एज ए स्टेट पॉलिसी अपनाई है और उसको भरपूर तरीके से जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया है, उस पे भी आप देखते हैं कि यार बात हो रही है। ये तो हमने पहले ही मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश कर लिया था कि वाइब्रेंट नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल इन सारी मूवमेंट्स का, इन सारे सवालात का आज उठना, एग्जिस्ट करना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके लिए हमें शाबाशी ज़रूर देना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। ये प्रोसेस बहुत स्लो है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर और भी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ऐसी है कि आप अगर स्टूडेंट्स की जैसे हम बात कर रहे थे, तो आप मुझे ये बताएं आप आज आपका कितना स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम स्टूडेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब उसमें आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि यार वो सियासत भी करें, ये बड़ा जुल्म है। तो जाहिर है आपकी सिचुएशन इस तरह की हो गई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इकोनॉमिकली अपने आप को सस्टेन नहीं कर की जंग लड़ रहे हो। बिल्कुल। ये तो अच्छा नुक्ता उठाया आपने। ये बिल्कुल पॉलिटिकल वर्क भी यही है, पहले फुल टाइम वर्कर्स हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब आपसे मैं अग्री करते हुए, हमने अपने यूके में देखा, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स काम ही कर रहे होते थे और वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर चूंकि या तो स्पेस है उस वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, और हमारे पास पढ़ने और काम करने के बाद स्पेस भी नहीं है, तो हम वो सब नहीं कर पाते। स्पेस है, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे नहीं थे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे वो फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पे ज़रूर ये चीज़ है कि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, या इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ जो है वो अपनी डिग्री पार्ट टाइम करवा लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वहाँ पे वर्किंग नहीं है। अच्छा। हाँ, वो साथ में जो है वो दूसरा ये कि वही बात है कि वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। बहरहाल वहाँ पे बात जब आप उन्होंने ऑल्दो ये जो काफ़ी सारे लॉज उन्होंने भी अपने इस तरह बहुत सफोकेटिंग बनाए हुए हैं कि जिसके अंदर कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज करेंगे माँ सिवाय फ़लस्तीन वाले सवाल के ऊपर डेफिनेटली आप करेंगे, लेकिन ये कि वो खैर उसके ऊपर उसमें और भी अवामिल है, लेकिन किसी और इशू को लेके, फ़लस्तीन के अलावा किसी और इशू को लेके जो है वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था, मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से वैसे तो यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो टीचर्स का उसका सैलरीज़ का जो है वो इशू, जिस ज़माने में मैं और आप दोनों ही पढ़ रहे थे बरतानिया में, तो वहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह चल रही थी और 1 साल पहले से चल रही थी जी। तो ये सारी मूवमेंट्स जो हैं वो चलती थी, और ये नहीं था कि अगर लोग कहीं जमा हो गए तो फिर उनको जो है वो इस चीज़ का डर हो कि बस अब
अब तो पता नहीं घर सलामत पहुंचेंगे या नहीं, घर से कोई लेकिन उठा लेगा या नहीं, मगरबी नौकरी चली जाएगी या नहीं। मगरबी रियासतों को ऐसा क्या डर लाक हो गया इन निहत्थे स्टूडेंट्स से कि उनको उठा उठा के फेंक रहे हैं और वो वायलेंटली अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं प्रोफेसर्स को, टीचर्स को। देखें, अब ये फ़लस्तीन वाला जो मामला है, ज़ाहिर है वो उसने इतनी सारी डिबेट्स खोल दी हैं कि अब अगर मतलब ये मगरबी रियासत जो है वो अब जो हमारी रियासत का रोज़मर्रा है ना, वो मगरबी रियासतों में अब हुआ है कि आपके पास नैरेटिव ख़त्म हो जाना, एक इशू को लेके आपके पास बयानियाँ ख़त्म हो, चीज़ें इतना खुल के सामने आ जाएं, आपकी हिपोक्रेसी इतनी खुल के सामने आ जाए कि अब आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप वायलेंस का इस्तेमाल करें। तो जो फ़लस्तीन का ज़ाहिर है वो जो फ़लस्तीन का इशू क्या है ना, वो एक जो कलोनियलिज़म की जो डिबेट है जिसको बहुत ही सफाई से वेस्ट ने ये नैरेटिव फैला दिया था कि वो तो अब वो तो ओवर है, और देखें आज़ादी जो है वो सारी रियासतों को जो है वो आज़ादी मिल गई, लेकिन जो इन रियासतों में रहने वाले लोग हैं वो सवाल उठा रहे थे कि उसके जो रेमनेंट्स हैं और जिस सिस्टम में, जिन हालात में आप छोड़ के गए हैं उन मुल्कों को, उसमें उन ममालिक में रहने वाले उन आपने बाकायदा पूरे की पूरी खित्ते जो हैं उनकी आपने पॉलिटिक्स डिफ़ाइन कर दी, उसमें रहने वाले लोगों की आप ज़िंदगियाँ डिफ़ाइन करके गए। तो फ़लस्तीन वाला जो मामला है ज़ाहिर है वो इट वाज अ कैन ऑफ वर्म्स जो एकदम खुला है, और वो जो पूरी कॉलोनाइजेशन की डिबेट है वो दोबारा सामने आई, रिजरेक्ट हो गई है वो। बिल्कुल। और रेजिस्टेंस जो कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो पूरी रेजिस्टेंस को मार के ख़त्म किया था, वो रेजिस्टेंस की लहर आपने देखा है कि वो दोबारा एक रिवाइव हुई है। तो ये मैं तो फैन हो गया उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने मारे खा खा के भी वो लेटे। अच्छा, उसमें वो वही बात की है, वो मुसलमान भी हैं, यहूदी भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, ला मज़हब भी हैं, हर तरह के लोग मतलब देखे हमने वहाँ पर। कोई दोस्त भी वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे बातें होती हैं, कहते हैं यार हैरान कौन है, हम तो चले पाकिस्तान में रहते हैं ना, हमारा तो एक इस्लाम का रिश्ता है, मुसलमान है, कलमे का रिश्ता है, एक जज्बाती रिश्ता है, तो चले वो एक बात बन भी जाती है, उसके बावजूद हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। वहाँ पर उनका कोई रिश्ता, कोई आइडियोलॉजिकल रिश्ता नहीं है उस तरह से मजहबी तौर पर, लेकिन ये कि वो इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानी हुकूक की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद तो ज़रूर है, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो वहाँ है और यहाँ पे नहीं है, हमारे ममालिक में नहीं है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स का है। वेस्ट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या वेस्ट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है इज़राइल के साथ या इज़राइल को सस्टेन करने में। तो जब अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स मूवमेंट चलाते हैं डाइवेस्टमेंट की, वो ज़ाहिर है आपकी यूनिवर्सिटी में उस तरह से फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिक तो बेस होती है ना जिसके ऊपर कोई भी रियासत जो है वो खड़ी हुई होती है। अगर इकोनॉमिकली आप किसी रियासत को पंप अप करते रहेंगे वो चलती रहेगी। जी। तो उन्होंने जो सवाल उठाया वो उठाया उस इकोनॉमिक सस्टेनेंस का कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इज़राइल को प्रोवाइड कर रही थी, या जो दीगर इदारे जो आपका जो ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उससे सवाल किया गया कि आप जो आर्म्स भेज रहे हैं, जो आप डिफेंस का जो सारा इक्विपमेंट है, ये जो आपकी वॉर इकोनॉमी चल रही है उसके ऊपर, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे जहाँ पे वो जो बाकायदा जहाज़ थे कि जो इक्विपमेंट लेके जा रहे थे उन पोर्ट्स के ऊपर जो है वो धरने दिए गए। तो एक टेंजिबल गोल था अचीव करने के लिए, और जब भी टेंजिबल गोल होता है तो ऑर्गेनाइज करना उस सवाल के इर्द गिर्द आसान होता है बनस्बत उसके कि आप जो आपने बात की ना कि जो एक हमारा कनेक्शन हम उस मज़हब से जोड़ते हैं, या वो अब वो एक बड़ी इनटेंजिबल सा कनेक्शन है, वो मैं अपने दिल में फील कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं डरते ये पूछूं तो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं जो तेल वगैरह और चीज़ें दे रहे हैं, तो वहाँ के तो सिचुएशन नहीं है कि स्टूडेंट्स इस तरह से लेट जाएं आके कैंपसेस पे आके कैंप लगा के। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास जो टेंजिबल गोल तो है ना। चलें इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, एक कंट्रोवर्शियल बात करते हैं पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले। कंट्रोवर्शियल बात ये है
कि मतलब डेफिनेटली मैं कोई उस तरह की बात नहीं कर रहा कि वो मलाला यूसुफजई का जो मसला है कि उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई। अब सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है। अब मलाला कौन है, क्या है, वो सबको पता है और 2 फ़िरके हैं मलाला के हवाले बिल्कुल। से, वो उनको अपनी जगह पे रहने दें। ये सवाल जुड़ता है फिर जाके हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ ना, कि जो पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी, ठीक है, लेफ्ट वालों का किरदार तो बहुत ही रोशन और ब्राइट किरदार नज़र आता है फ़लस्तीन के मसले पे, लेकिन हमारी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी उनका किरदार नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में भी जिस तरह से है कि भाई चलें आप मोमबत्तियाँ जलाते और सिविल सोसाइटी निकलती और हफ्तावारी प्रोटेस्ट होते, कहाँ है सिविल सोसाइटी हमारी, कहाँ है हमारी फेमिनिस्ट ग्रुप्स? नहीं, मेरे ख़्याल से तो फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने काफ़ी इसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, बल्कि अभी बहुत रिसेंटली एक मार्च हुई थी यूएस एम्बेसी तक, जो कि या तो जमात इस्लामी ने कॉल दी थी या फिर औरत मार्च ने दी थी। तो और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी जो है वो यूएस एम्बेसी पे प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी। अच्छा, तो उन्होंने दी है कॉल। 2 ही लोग हैं शहर में हिम्मत वाले। बिल्कुल ऐसा बट हाँ, जाहिर है फिर वही बात है कि उतना स्ट्रॉन्ग या उन नंबर्स में उनके पास लोग नहीं आते। और मसला कर सारा रहे हैं। ये है कि वो बेचारे जो भी कर लेना, वो हर कोई उनसे यही सवाल करता रहता है कि यार इस सवाल पे आप क्यों नहीं बोले, उस अब सवाल पे आप मोमबत्ती क्यों क्यों नहीं नहीं जलाई बोले। आपने? बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं डिसएग्री करूँगी इस चीज़ से कि उन्होंने कोई किरदार नहीं अदा किया, बल्कि आई थिंक मलाला ने भी जो की जो खामोशी रही है उसके ऊपर भी बात जी, करने में उनका बहुत बिल्कुल। फातिमा भुट्टो का बड़ा फातिमा भुट्टो देखे का ना बहुत कितने बड़ा मतलब बड़े अच्छे स्टेटमेंट, बहुत बिल्कुल लॉजिकल, बहुत पावरफुल, और मैं तो बिल्कुल। बड़ा उनका फ़ैन हो गया था। मैंने भी फ़लस्तीन के मामले में उनकी कुछ कोट्स वगैरह देखे और उन्होंने फेमिनिस्ट ग्रुप्स को काफ़ी इस पे तनकीद का निशाना भी बनाया कि आप एक जो पीस ऑफ वेस्टर्न फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं हाँ, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है कि आपको मतलब आपके जो आइडियल्स हैं, आपको बस एक बगैर क्या कहते हैं एक 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 अंदाज में कपड़े पहनी हुई खातून तो आपको खातून लगती है, लेकिन वो खातून अगर चादर ले ले या अपना हिजाब या कर ले। हिजाब कर ले तो वो आपको लगता है वो औरत नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा डिस्कोर्स है जो कि बहुत अच्छी बात है कि ये खुला है, और ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करता था, ये करता था और ये बड़ी डिबेट्स हुई हैं। स्पेशली जो ब्लैक जो आपकी ख़वातीन थी, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इस सवाल को उठाया है कि ये फेमिनिज़म जो है वो एक ख़ास तरह की रंगत और एक ख़ास तरह से दिखने वाली ख़वातीन के बारे में ही क्यों बात करता है। तो जबकि गज़ा में जिस तरह से ख़वातीन के साथ ज़ुल्म बिल्कुल हुआ है, और वो मतलब वो पूरी एक अजीब हौलनाक दास्तान है। अच्छा, बिल्कुल इसमें एक और मेरा सवाल है जो कि थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल नौयत का है, वो पूछा जाता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये कि लेफ़्ट की पॉलिटिक्स तो आपको पता है तबक़ाती निज़ाम के बारे में ना, कि भाई जो तबक़ाती कशमकश है और जो पावर की जो एक सेंटर्स बन जाते हैं, उस वजह से सोसाइटी में मसाइल आते हैं। फेमिनिस्ट जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो फेमिनिज्म है, इनका बुनियादी मुकदमा सिनफी इम्तियाज़ पे, जेंडर की बुनियाद पर। तो ये जब दोनों मिक्स होते हैं तो कोई अजीब सी चीज़ नहीं बन जाती कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये तबक़ाती कशमकश की वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ पर वो सिनफी और जेंडर बुनियादों पर है, और फिर एक प्लेटफॉर्म से दोनों ही एक्टिविज़म की जो सूरत हाल है, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो क्या इसको आप क्लियर करें? नहीं, तो वो ये बड़ी मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है इन इन डिबेट्स के ऊपर। जिनको कन्फ्यूजन होती है वो ज़रूर पढ़ते नहीं ना, पढ़ें। हाँ, पॉडकास्ट देखते हैं। बात सारी यही है कि आप सिर्फ पॉडकास्ट भी देखें बहरहाल। जो लोग नहीं, इन वो मजाक कर सवालात रहा को था मैं, उठाते हैं, हाँ, उनका मजाक कर उनका रहा भी हूँ। काम है कि वो इनके ऊपर जो है वो हाँ, एडवोकेसी करें, लेकिन खुदारा किताब उठा के पढ़ भी लें एक ट्वीट करने से पहले कि जो आपने फलाना सवाल नहीं उठाया और ढिमकाना नहीं उठाया, तो आप पढ़ लें, आपको सारे ट्विटर तो जवाबात बंद जो है ना, हैं वो ट्वीट कैसे नज़र करेंगे? आएंगे। हाँ। ये है, ये फ़र्क है, और ये शुरू से जो है वो ये हम्म, दो क्या कहते हैं दो या बल्कि दो से ज़्यादा भी आप कह सकते हैं अंदाज में जो है वो इस सवाल को देखा गया है। सही। जो मार्क्सिस्ट आपकी फेमिनिस्ट हैं वो क्या कहते हैं जो जेंडर वायलेंस है या जेंडर एक्सप्लॉयटेशन है या जो जेंडर से रिलेटेड जो आपकी सोसाइटी के अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो उसको जोड़ती हैं इकोनॉमिक ख़वातीन की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से। माशी इस्तेसाल से। बिल्कुल। और जो दूसरा ग्रुप है वो हम्म, कहता है कि नहीं, इसका जो है वो कोई माशी वो नहीं है, वो हम्म, सिर्फ क्योंकि वो ख़वातीन हैं तो लिहाजा उनके साथ जो है वो हम्म, ज़्यादती होती है।
तो ये अब डिबेट जो है वो काफ़ी डिटेल है, इसके अंदर बहुत सारी और भी पोजीशंस हैं, बहुत मैं जानबूझ के आखिर में तंग करने के लिए सवाल किए थे, हाँ, मैं नहीं, कहता हूँ मैं जस्ट समझ आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाले हाँ कि बिल्कुल, मेरा मैं सवाल समझ नहीं है गई। ये। तो और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हैं, ये बड़ी इंशाल्लाह इस इंटरेस्टिंग, पे हम करेंगे बात, आपसे बिल्कुल। मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आखिर में ये क्या कि वो स्कूल आप आई हमारे, और खुरम भाई को भी पहले हमने होस्ट किया था, तो अब यहाँ पे 3,000 से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तलबा तालबात, और बाकी कोर्सेज वगैरह करा रहे हैं। अच्छा मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पहले ना मैं पॉडकास्ट में नहीं बताता था, फिर हमारी जो दायरा ये सारी टीम लगा नहीं यार आप अपना स्कूल का तो बताया करें हमारा, तो वो एक इश्तिहार सा लगता है आखिर में बताना ना कि हम किंडरगार्टन से लेकर सेकेंड तक पढ़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। और टू कट इट शॉर्ट कि बस एक छोटी सी हम एफर्ट कर रहे हैं वेलफेयर की। इसमें ज़रूरी बात यह है कि जो हमारे बच्चे पाकिस्तान में कोई कितने बताते हैं वो 2,80,00,000 के करीब का नंबर डॉन ने रिपोर्ट किया है कि स्कूल नहीं जा रहे। तो इन बच्चों को क्या करना है, रियासत ने, मुल्क ने, ऐसे रहेंगे ये, ऐसे ही रहेंगे क्या? 3,000 को तो हम पढ़ा रहे हैं, जो बाकी अब 2,80,00,000 में 3,000 माइनस कर लें हम, और भी यकीनन लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इतना बड़ा नंबर स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, क्या कह सकते हैं, मतलब ये वही है गालिब वाला एक शेर याद आ रहा है ना कि वो हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूं नोह घर को मैं। बिल्कुल ऐसा ही बस, मतलब ये आप बेसिकली ये आपका फ्यूचर है, ये सिर्फ कोई बच्चे नहीं हैं जो रुल रहे हैं, ये इस मुल्क का फ्यूचर है जो रुल रहा है। तो अगर हम आज भी होश के नाखून नहीं लेंगे और हम आज भी इस अपार्थाइड के ख़िलाफ़, ये बाकायदा अपार्थाइड है कि एक तबके का बच्चा जो है वो एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है और दूसरे तबके का जो है वो उसने स्कूल की कभी शक्ल नहीं देखी। ये क्लास अपार्थाइड है और इसके ख़िलाफ़ अगर आप बात नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज आपके सामने है इस मुल्क का क्या हाल है, और आज भी अगर हम उन सवालात के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे कि जिन पे शायद हमने 75 साल पहले बात की होती, तो शायद आज हम कहीं और खड़े होते। तो मुझे नहीं समझ आता कि हम, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, मैंने ना पहले भी कही है यहाँ पर किसी के साथ कि वो हमारे इधर ही करीब में ना वो स्क्रैप का काम करते हैं लोग, तो उनको हमने कन्विंस किया कि बच्चों को भेजें पढ़ने के लिए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा अच्छा हम भेजूंगा, तनख्वाह दिया। एक रात को मुझे 11 बजे मिल गया, उनकी बेटी जो कि शायद 7-8 साल की होगी वो आगे बैठी हुई थी, और जो बेटा छोटा था 5-6 साल का वो पीछे बैठा हुआ था, वो बाइक चला रहे थे। तो मैंने कहा आपने बच्चों को भेजा? मैंने कहा हाँ ये स्कूल आ रहे हैं ना, इनमें से एक आ रहा है। तो मैंने यही सोचा कि ये लड़के को भेज रहे होंगे, लड़की को नहीं भेज रहे होंगे। मैंने कहा आप बेटे को भेज रहे हैं, बेटी को क्यों नहीं भेज रहे? बेटी को पढ़ाने की जो भी तलकीन करना शुरू की। मैंने कहा नहीं मैं बेटी को भेजता हूँ, वो आपके पास स्कूल में आ रही है, जो बेटा है ये नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये क्यों नहीं आ रहा? तो उस बच्चे ने अपने हाथ दिखाया ना, तो ग्रीस होती ना वो बिल्कुल चपके हुए, वो काले रंग के, क्या होता है वो जो मैकेनिक काम कर रहे होते हैं, वो छोटा सा बच्चा था। वो ना मुझे वो सीन कभी कभी हॉन्ट करता है मेरे दिमाग में ना, कि 5-6 साल का बच्चा रात को 11 बजे वहाँ से वो काम करके निकल रहा है अपने बाप के साथ, और उसका बाप कह रहा है कि मेरे पास तो कोई सीन ही नहीं है कि मैं इसको फ्री स्कूल में भेज सकूं, क्योंकि अगर मैं इसको फ्री स्कूल में भेजूंगा तो कौन काम करेगा मेरे साथ। तो फिर हमने वालों को कहा कि आप भेजें इसको, हम कोई इसके उस वजीफ़ा वगैरह लगा देंगे, स्टाइपेंड लगा देंगे। लेकिन दिस इज़ व्हाट वी आर, कि एक तरफ जाहिर है कि लोगों के पास अबंडेंस में है, वो उनको समझ नहीं आ रही कहाँ खर्चा करें, वो गाड़ी लेके भी परेशान है कि अगले महीने अब कौन सी गाड़ी लें, अब कौन सा मोबाइल लें, अब कौन से मुल्क का टूर करें। दूसरी तरफ ये हालात हैं कि लोगों के पास दूसरे वक्त का खाना नहीं है, उनके पास बच्चों को भेजने के लिए पैसे नहीं है। अभी आपको बताओ IMF ने एक नई शर्त भी लगाई है कि वो पेपर महंगे करने की, तो उसके अंदर जो स्कूल की कॉपीज़ हैं वो महंगी हो गई है। इवन ये हमने शुरू में तो ऑक्सफोर्ड की किताबें लगा दी जब 600 बच्चे थे हमारे पास, अब वो 3,000 सब कुछ बढ़ गया, तो हमने सरकारी किताबें लगा दी। सरकारी किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर आप एक बच्चे का कोर्स लेने जा रहे हैं ना, और सादा आपको पास 5-6 हज़ार का नुस्खा बनेगा, किताबें आएंगी और वो कॉपीज़ आएंगी और वो पेंसिल वगैरह आएंगी, यहाँ ला के हमें छोड़ा है, और फिर ये बातें करते हैं कि जी आप गद्दार हैं। चले, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। इंशाल्लाह फिर आपसे कोशिश करेंगे किसी और मौके पर, फिर समझने की कोशिश करेंगे तबकाती कशमकश और सिंफी इम्तिहान में क्या फ़र्क होता है। आप तमाम आज़ाद का शुक्रिया, आप लोगों ने बिखरी से बातें देखी। बस ये जो हमारे जज्बात हैं आपके सामने, हम इस मुल्क के लिए दुआ गो हैं और यहाँ
के रहने वालों के लिए भी नेक तमन्नाएं हमारी।